तो चलिए सीधे आज के इस सफर में उतरते हैं। रामपुरा में वैसे तो लोग आमतौर पर जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन उस रात बात ही कुछ और थी। गांव की चौपाल पर लालटेन की उस टिमटिमाती रोशनी में लोगों की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। औरतें दबी आवाज में फुसफुसा रही थीं कि कुछ तो अजीब हो रहा है। और यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या होता है जब एक पूरा का पूरा गांव काले जादू के खौफ में बंद जाता है। ये सवाल हमें सीधे उस खौफनाक असलियत में ले जाता है जहां हर छोटी सी आहट भी खतरे की घंटी लग रही थी। भाग 1, रामपुरा के अपशगुन। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये टोटका भला क्या है। देखिए, लोक कथाओं की माने तो टोटका कोई सड़क किनारे होने वाला साधारण जादू टोना नहीं है। ये इतना खतरनाक होता है कि इससे सीधे एक इंसान की आत्मा तक को बांधा और कैद किया जा सकता है। ये इस पूरी कहानी का वो मूल नियम है, एक ऐसा अदृश्य जाल जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। गांव में जो शुरुआती अजीबोगरीब घटनाएं हुई ना, जैसे काले कपड़ों में किसी औरत का रात के अंधेरे में कुछ बिखेरना, वो असल में इन्हीं अशुभ शक्तियों का पहला संकेत थी। फिर अगली सुबह जब बच्चे गांव के तालाब के पास खेलने गए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। खून और मिट्टी से बने गोले, नींबू, कोयले की राख और लाल धागों में कसकर बंधी हुई हड्डियां। अब जाहिर है इन चीजों का वहां मिलना कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। लोक कथाओं में अक्सर नींबू का इस्तेमाल किसी की सकारात्मक ऊर्जा को सोखने और राख का इस्तेमाल इंसान के सुरक्षा कवच को भस्म करने के लिए किया जाता है। इस नजारे ने गांव वालों के शक को पक्के यकीन में बदल दिया कि कोई कोई तो है जो जानबूझकर उनके गांव को बर्बाद करना चाहता है। भाग 2, रीना पर शिकंजा। पूरे गांव पर मंडरा रहे इस खौफनाक साये का सबसे पहला और सबसे भयानक असर हुआ गोविंद की पत्नी रीना पर। और यकीन मानिए, सिर्फ 3 रातों के भीतर हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। पहली रात रीना को अपने सिरहाने एक परछाई खड़ी दिखती है जिसके हाथ में खोपड़ी है और अचानक उसका गला घुटने लगता है। दूसरी रात को हवाएं और तेज हो जाती हैं और कोई अदृश्य ताकत उसे दरवाजे की ओर घसीटती है, जबकि उसका पति गोविंद उसे बचाने की पूरी जद्दोजहद करता है। और फिर आती है तीसरी रात, जब पंडित जी आकर मंत्र पढ़ते हैं तो लालटेन की लौ कांपने लगती है और रीना किसी और ही भारी खौफनाक आवाज में चीखकर बोलती है कि ये अब मेरी है। वो रीना जिसे पूरा गांव एक हंसमुख और प्यारी औरत के रूप में जानता था, अब बस एक खोखला शरीर बनकर रह गई थी। वो टोटके की पूरी तरह गिरफ्त में आ चुकी थी और अब पागलों की तरह हंसती और रोती रहती थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था, आंखें सफेद होकर उलट गई थी और वो बार बार यही कहती थी, तुम सब नहीं बचा पाओगे मुझे, मैं तो उसी की हूँ। ये खौफनाक बदलाव काले जादू की क्रूरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है, कैसे एक आम इंसान पूरी तरह से किसी बहुत ही बुरी शक्ति की कठपुतली बन जाता है। भाग 3, परछाइयों की तलाश। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सबको समझ आ गया था सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से काम नहीं चलने वाला। तभी गांव के चौकीदार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उसने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक काली साड़ी वाली औरत को कुछ हड्डियां गाड़ते हुए देखा है। बस अब समय था ठोस सबूत ढूंढने का। हाथ में लालटेन लिए पंडित शंकर दयाल और गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग रात के उस घुप अंधेरे में उस खौफनाक पेड़ की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही हवा में किसी जानवर की बलि जैसी तेज और सड़ांध भरी गंध आ रही थी और फिर उन्हें मिट्टी में गड़ी एक गुड़िया मिली जिस पर एक नाम लिखा था, रीना। मतलब ये कोई अंधा निशाना नहीं था। रीना को बहुत ही खास तौर पर इस टोटके के लिए चुना गया था। जैसे ही उन्होंने उस गुड़िया को बाहर निकाला, पास की घनी झाड़ियों से कुछ सरसराहट हुई। वहां जो खौफनाक परछाई खड़ी थी वो कोई और नहीं, पास वाले गांव की जगनी चाची थी। जी हाँ, वही जगनी जिसे कभी गांव वालों ने अपशकुनी मानकर अपने गांव से बाहर निकाल फेंका था। तो आप समझ रहे हैं, ये कहानी सिर्फ किसी काले जादू की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी कड़वाहट और भयंकर प्रतिशोध की है। वो लौट कर आई थी एक एक इंसान से अपना बदला लेने के लिए, और रीना उसके इस खौफनाक खेल का सिर्फ पहला मोहरा भर थी। भाग 4, अंतिम महामुकाबला। वो एक चांदनी रात थी जब गांव के उस तालाब के किनारे पंडित शंकर दयाल और जगनी का आमना सामना हुआ। पंडित जी ने पहले ही गांव वालों को चेतावनी दे दी थी कि जगनी की आंखों में सीधे मत देखना, इंसान पागल भी हो सकता है। जब उन्होंने जगनी को रंगे हाथों पकड़ा तो उसके होठों से खून टपक रहा था और आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। तब पंडित जी ने अपनी पूरी ऊर्जा और मंत्र शक्ति को इकट्ठा किया और उसे चुनौती दी। उन्होंने कहा, अपना नाम बता, वरना अग्नि देवता की सौगंध तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। ये सिर्फ 2 इंसानों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अच्छाई और एक बेहद खौफनाक बुराई के बीच की आर पार की जंग थी। लेकिन जगनी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने बड़ी ही ठंडी और डरावनी मुस्कान के साथ कहा, वो अब मेरी बेटी है, मैंने उसकी आत्मा को बांध लिया है। और ठीक उसी पल रीना वहां पागलों की तरह भागती हुई आई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसने जगनी को मां कहकर पुकारा। ये वो पल था जो साफ दिखाता है कि जगनी को वो काला जाल रीना पर पूरी तरह हावी हो चुका था। आत्मा का वो भयानक बंधन जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी ना, वो अब 100% सच साबित हो रहा था। मुकाबला अपने चरम पर था।
जगनी ने जमीन पर अपना खून और कोई काला तरल पदार्थ गिराया, जिससे देखते ही देखते धुएं के बीच से अंगारों जैसी लाल आंखों वाले 3 खौफनाक प्रेत निकल आए। रीना ने अपने ही पति गोविंद पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन पंडित जी बिल्कुल नहीं घबराए। वो तुरंत अपने आसन पर बैठे और मंत्रों का इतना तीव्र जाप शुरू किया कि जगनी दर्द से चीखने लगी। जैसे ही पंडित जी ने पवित्र गंगा जल का छिड़काव किया, रीना के शरीर के अंदर मौजूद वो काला साया बाहर निकला और सीधे जाके जगनी के उस काले घड़े में खिंच गया। जगनी ने तड़पते हुए उस काले धुएं वाले घड़े को कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत जोरदार धमाके के साथ वो घड़ा आग की लपटों में फट गया। उसकी सालों की सारी काली साधना, सारी बुरी शक्ति बस एक पल में जलकर खाक हो गई। देखते ही देखते जगनी का शरीर राख की तरह बिल्कुल काला पड़ गया और धुआं बनकर आकाश में कहीं विलीन हो गया। आखिरकार वो खौफनाक टोटका हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। भाग 5 बची हुई राख। उस खौफनाक रात के बाद जब सवेरा हुआ तो पूरे गांव में एक बहुत ही भारी खामोशी थी। रीना धीरे धीरे होश में आई। अब उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य हो चुकी थीं। गोविंद ने रोते हुए राहत की सांस ली। वो खौफनाक औरत जा चुकी थी। लेकिन पंडित जी जानते थे कि काले जादू के उस गहरे दाग को इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। इसके लिए पूरे गांव को भीतर तक पवित्र करना जरूरी था। इसीलिए अगले ही दिन पूरे गांव में एक बहुत विशाल हवन का आयोजन किया गया। पंडित जी के कहने पर गांव के हर एक घर के कोने कोने में पवित्र गंगा जल छिड़का गया। तब जाकर कहीं गांव वालों के मन को थोड़ी शांति मिली। लेकिन क्या कोई भी बुराई कभी पूरी तरह से जड़ से खत्म होती है? भले ही वो गांव शुद्ध हो गया हो, लेकिन रामपुरा के लोग आज भी मानते हैं कि जब रात बहुत गहरी हो जाती है ना, तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें आती हैं। कई लोगों का मानना है कि शायद जगनी की वो अशांत आत्मा आज भी अपना बदला पूरा करने के लिए उसी जगह भटक रही है। लोग आज भी उस रास्ते से गुजरते हुए बुरी तरह कांप जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं। ये लोक कथाएं ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं होती। ये असल में इंसानी डर, हमारे गहरे विश्वास और उस अंधेरे को दर्शाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही मौजूद है। जरा सोच कर देखिए, क्या कभी आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसी ही कोई खौफनाक और अनकही कहानी महसूस की है? अगर हाँ, तो उस पर विचार जरूर कीजिएगा। खैर, हम अपने इस खौफनाक सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते बस इतना याद रखेगा कि हर गांव के सन्नाटे में कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है।